Welcome to Krishna Coaching. The topic before you today is advisory jurisdiction of Supreme Court of India. क्या है advisory jurisdiction? क्या है आर्टिकल 143? प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ या किसी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर एडवाइस ले सकता है, यानी सलाह ले सकता है। किससे? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, जैसे मैंने अपने पिछले एक सेशन में एग्जांपल दिया था कि जहां बाबरी मस्जिद हुआ करती थी वहां ओरिजिनली पहले क्या था, मंदिर या मस्जिद। ये सलाह मांगी थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ये काम मेरा नहीं है पता करना, आप खुद पता करो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। लेकिन इसमें बाइफर्केशन है, कहां पर सुप्रीम कोर्ट बाउंड टू गिव एडवाइस है और कहां नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। अगर if there is a case arising out of a treaty agreement sanad which is pre-constitutional in nature, then Supreme Court is bound to give the advice, otherwise not. ठीक है जी। और जो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है, क्या उस सलाह को मानना भी होगा प्रेसिडेंट को? आंसर इज नो। ये एडवाइस है, ये ऑर्डर नहीं है। तो president is not bound by the advice so tendered to him by the Supreme Court of India. अब मैं अपनी स्क्रीन आपको दिखा रहा हूं। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। वंशिका दिख रही है? चले आगे। चलो जी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 143 जो है वो ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को किस चीज के लिए? टू सीक ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2 कैटेगरीज। ये है कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 जहां सलाह मांगी जा सकती है। पहला, क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइज और विच इज लाइकली टू अराइज। एक कोई मुद्दा पैदा होने वाला है या पैदा हो चुका है, बस वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, फिर चाहे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ कि लॉ पॉइंट को क्लियर कीजिए। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्या हुआ था, सच्चाई बताइए। क्लियर? देन कोई भी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी संविधान के लागू होने से पहले। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। उससे पहले का कोई ट्रीटी है इंटरनेशनल लेवल का, कोई कॉवेनेंट है, कोई एंगेजमेंट है, सनद है, या ऐसा कोई और डॉक्यूमेंट है। ठीक है, कॉवेनेंट क्या होता है कि 2 देश मिलके हम कैसे काम करेंगे आगे चल के, उसको लेके साइन कर लेते हैं। एग्रीमेंट कौन काफी तो सेम सी चीजें होती है। सनद की जैसे हम यूएनओ के किसी एक डिक्लेरेशन के पार्टी टू इट है तो उससे रेड होता है सनद। ठीक है जी। इन द फर्स्ट केस, हालांकि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रीटी, एग्रीमेंट, कॉवेनेंट और सनद, इसके ऊपर आपको एक बार गूगल जरूर करना चाहिए। तो टेक्निकल पॉइंट्स निकलेंगे, है ये एक नेचर की चीजें। और मैं भी अपने अगले सेशन में इसके जैसे कहते हैं ना, तोड़ दूंगा। मैं इसको एक एक का बाइफर्केशन मैं भी करके आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे रफ आइडिया है। मैंने भी कभी इस क्वेश्चन में आई हैव नॉट पॉन्डर्ड इनटू इट। ठीक है जी, मैं भी करूंगा, आप भी कीजिएगा। इन द फर्स्ट केस, अब पहले केस में सुप्रीम कोर्ट नॉट बाउंड, सेकंड केस में सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड। ये बता चुका मैं आपको, देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट मे टेंडर और मे रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। पहले सिचुएशन में वो कौन सी थी, अभी करवा के हटाऊं, क्वेश्चन ऑफ लॉ और ऑफ फैक्ट ऑफ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये है पहली कैटेगरी। मगर सेकंड कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव द एडवाइस। इन द सेकंड केस, सुप्रीम कोर्ट मस्ट either tender its opinion to the president. In both the cases, opinion expressed by Supreme Court is advisory. It is not a judicial pronouncement. ठीक है, president is not bound. ठीक है, it is not binding on the president. He may follow or he may not follow it. लेकिन सरकार को, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट कर देता है ये सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस। कैसे? बाद में सुप्रीम कोर्ट की सलाह के हिसाब से काम किया गवर्नमेंट ने, बाद में सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती ये तुमने क्या किया। जैसे कि 3 फार्म बिल्स, द 3 फार्म बिल्स पास कर दिए गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया, किसानों ने धरना दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कड़क रुख
इख्तियार कर लिया सरकार के ही खिलाफ। कहा आप इसको स्टे लगाते हो, हम स्टे लगाए, और लगा दी स्टे। समझ में आया? लेकिन अगर मान लो इसी चीज को पहले सलाह ली गई होती सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता सही है ये बिल्स लगा दो, फिर शायद सुप्रीम कोर्ट इनको स्टे ना देती। समझ में आया? तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही काम हुआ है। ओके, हैव एन अथॉरिटेटिव लीगल ओपिनियन मिल जाता है। समझ में आया? चले आगे। सो 2019 तक प्रेसिडेंट 15 बार एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को इन्वोक करके सलाह मांग चुका है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। सबसे पहली बार दिल्ली लॉज एक्ट 1951 में सलाह मांगी, फिर री केरला एजुकेशन बिल केस, और फिर बेरूबारी यूनियन केस। री बेरूबा, इन सब का री लगाता है। री दिल्ली लॉज एक्ट, री केरला, क्योंकि रेफर, ये क्या है? रेफरेंस है ना, तो रेफर्ड केस री लगाते हैं। री बेरूबारी यूनियन वर्सेस बेरूबारी यूनियन वर्सेस एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स केस कहते हैं इसे। ठीक है जी। देन केशव सिंह केस, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये सब एग्जांपल्स है। और लेटेस्ट था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। दूसरा, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मैं पहले बता चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बट लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, क्यों? They cannot punish for its own contempt. Although records of both Supreme Court, High Court and District Courts are of evidentiary value. ठीक है। The judgments, देखो, as a court of record, the Supreme Court has two powers. Judgments proceeding acts of Supreme Court are recorded for perpetual memory and testimony. ठीक है जी। तो ये हो गया court of record का मतलब। ठीक है। These records are admitted to be of evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court. They are recognized as legal precedents and legal references. Clear? So the records of the court are of evidentiary value, may that be Supreme Court, may that be High Court, may that be District Courts. लेकिन जो अगली बात है, power to punish for its own contempt. Supreme Court can punish, High Court can punish, but District Courts cannot punish for their own contempt. देखिए, it has power to punish for contempt of court either with simple imprisonment or for a term up to 6 months or with fine up to ₹2000. 6 महीने तक की मैक्सिमम कैद हो सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। ओके, और फाइन मैक्सिमम हो सकता है 2000 पे, या फिर दोनों चीजें भी हो सकती है विद बोथ। 1991 में Supreme Court has ruled that it has power to punish for contempt not only for itself but also of high courts, subordinate courts, tribunals, or functioning in the entire country. Any question? What exactly are tribunals? Like smaller Tribunals. समझिए, जैसे कि ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम कहते हैं कि quasi-judicial bodies are created in order to decrease the workload of the courts. ठीक है जी। जो नॉर्म एक ही तरह के कई केस होने पर उनको इकट्ठा करके एक ऐसी बॉडी में भेज दिया जाता है जो कि प्योरली जुडिशियल नहीं होती, जो क्वासाई जुडिशियल होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, एमए सिटी। मैं ऐसा करता हूँ, उसको ओपन कर लेता हूँ व्हाइट बोर्ड को। ये देखिए, अब एमएसिटी मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल। ये क्या है? अब गाड़ियां चलेंगी, अब जब गाड़ियां चलेंगी सड़कों पर तो एक्सीडेंट तो होंगे, तो क्लेम्स पैदा होंगे। तो जाहिर सी बात है कि
उन क्लेम्स के केसेस बहुत ज्यादा होंगे और उनके निपटारे के लिए अगर कोर्ट में जाने लग गए तो सारा टाइम तब तो सारा कोर्ट में यही काम होता रहेगा। तो इसलिए इस तरह के सभी मैटर्स के लिए बना दिया क्या, एमएसीटी, मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल। समझ में आया? फिर हर इतनी दुकानें, इसका आइडिया समझ आ गया। लाइक उधर जो ऑफिशिएटिंग पावर होती है एज अ जज, सो वुड ही बी अ हाई कोर्ट जज और समबडी हु वाज जस्ट। अभी बताया तो सुनो जी। अब दूसरा एग्जांपल लेके आता हूँ, जैसे डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, लोग उधार ले रहे हैं बैंक से और फिर उस डेट को रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कोर्ट्स में केस करने लंबा हो जाएगा काम, तो इसलिए उसके लिए बना दिया। फिर कंज्यूमर ट्रिब्यूनल्स है, कंज्यूमर कोर्ट्स जिसे कहते हैं। ठीक है, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होती हैं, इसके लिए क्या किया गया, 3 लेवल्स पर बना दिया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन, स्टेट कमीशन और फिर उसके बाद नेशनल कमीशन। क्लियर? और इसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता क्या है, एक तो बैठेगा कोई ऐसा आदमी जो कि जुडिशियल ऑफिसर रहा हो लंबे समय के लिए, जैसे कि कोई रिटायर्ड सेशन जज, हमेशा किसी रिटायर्ड सेशन जज को बिठाते हैं। उसके साथ में एक जेंट्स मेंबर और एक लेडीज मेंबर, उन्हें लॉ नहीं की होती, वो कोई भी कॉमन मैन ऑफ सोसाइटी हो सकते हैं। ठीक है जी, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है जी, और ये टाइम टाइम चेंज करते रहते हैं। ये एक आदमी की बात सुनते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग फॉलो नहीं होते और केस का फैसला आ जाता है। सिंपल, समझ में आया? और जिस एक्ट के तहत वो ट्रिब्यूनल बना है उसी एक्ट में लिखा होता है कितने मेंबर बैठेंगे और उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी। समझ में आया? अब ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, उसका जो नेशनल लेवल का हेड है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, उसका भी जो हेड होता है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है। ठीक है, अब जो एनआरआई मैटर्स होते हैं उसका भी ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसमें कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट जज बैठते हैं इन चंडीगढ़ में। ठीक है, समझ में आया? जिस एक्ट के तहत, अंडर द लॉ अंडर विच that tribunal was created, that law tells what shall be the eligibility conditions. Is my point clear? चले आगे, और आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो किसी ट्रिब्यूनल के भी कंटेम्प्ट की सजा सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 तरह के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर आपने आदेश की पालना नहीं की है कोर्ट की, तो हम इसे विलफुल डिसओबीडियंस मानते हैं। जजमेंट को आपने माना नहीं, कोर्ट के ऑर्डर को आपने ओबे नहीं किया, ठीक है, रिट को आपने ओबे नहीं किया, तो इसको हम सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। इसमें हर्जाना हो सकता है, सजा नहीं लगती। क्रिमिनल कंटेम्प्ट खतरनाक चीज है, यानी कि publication of any matter or doing an act which scandalizes or lowers the authority of a court. आप कोर्ट के बाहर, आप केस हार गए और कोर्ट में आपने नारा लगाने शुरू कर दिया, ये बेईमान जज है, इसने पैसे खा के मेरे खिलाफ फैसला दिया है, ये करप्ट है, ये है, वो है। आप क्या कर रहे हैं? आपने किया है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। आपने पर्चे छपवा दिए, जज बेईमान है, ये जज पैसे खाता है, और आपने दीवारों पे चिपका दिए, ये भी क्या है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट। या फिर प्रीजुडिसेस और इंटरफेयर्स विद द ड्यू कोर्स ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, कि जैसे कोर्ट ने, जज ने एक कमीशन अपॉइंट कर दिया, एक आदमी ड्यूटी लगा दी, तुम जाके देख के आओ ये काम कैसा हो रहा है। ठीक है, अब अगर कोई उसके काम में अड़ंगा फंसाएगा, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सजा होगी। और interferes or obstructs the administration of justice in any other manner. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की कोर्ट को काम नहीं करने दे रहा। कोर्ट में जब बयान होने थे तो गवाह को डरा रहा, तूने मुंह खोला ना तो देख तेरे भी बच्चों का क्या होगा, धमका रहा है, या फिर बोल, देखते तू क्या बोलता है। जज देख रहा है, उसको बोलने नहीं दे रहा, यानी ऑब्स्ट्रक्टिंग दी वर्किंग ऑफ द कोर्ट। तो ये तीनों एग्जांपल क्या है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट। फिर से बोल रहा हूं, स्कैंडलाइज और लोअर्स अथॉरिटी, जैसे कि जज को जूता मारना, जज को गालियां देना, ये सब 1 पॉइंट में आएगा।
सेकंड, ठीक है, प्रीजुडिसेस और इंटरफेरेंस विद ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशरी के काम में अड़ंगा फंसाना, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। हाँ जी, So if a witness is compromised, would that account to criminal contempt? आपने गलत वर्ड यूज कर दिया, आपने कहा इफ अ विटनेस, Is compromised. इसको हम कहते हैं होस्टाइल विटनेस। Hostile witnesses. हम इसे कहते हैं अगर विटनेस होस्टाइल हो जाए, ठीक है, अगर विटनेस होस्टाइल हो जाए तो क्या होगा? देखिए जी, अब कोर्ट में वो बयान दे रहा है, होस्टाइल होने के बाद अगर वो ही इज टेलिंग लाई टू द कोर्ट, देन दिस इज एन ऑफेंस, कोर्ट उस पर एक्शन ले सकती है, ठीक है जी। और एक बार आप, एक आदमी ने आपके फेवर में बयान दे दिया मगर फिर बाद में होस्टाइल होकर दूसरे के फेवर में बोल रहा है, तो आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्लीज मुझे एक बार फिर से मौका दिया जाए इसका री एग्जामिनेशन का। ये बात उसी को होस्टाइल कहते हैं, बयान बदलने को होस्टाइल होना कहते हैं। कभी कुछ बोल रहा है, फिर किसी दबाव में या किसी लालच में आगे फिर कुछ और बोल रहा है, उसको उल्टा बोल रहा है, तो इसका वो होस्टाइल हो गया, समझे? होस्टाइल विटनेस की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, उसकी, उसने जो बयान दिया है कोर्ट में उसकी वैल्यू कम होती है, उस पर विश्वास नहीं करती कोर्ट। क्लियर? Contempt में hold नहीं करेगा. नहीं, वो कंटेम्प्ट, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चलेगा, लेकिन उसके खिलाफ उससे भी कड़क केस चलेगा, वो आईपीसी की धाराओं में माना जाएगा, जानबूझ के उसे कोर्ट में झूठे बयान दिए। क्लियर? ओके, ज्यादा सजा उसकी, कंटेम्प्ट से कम होती है, उसकी सजा ज्यादा होती है। ओके, फिर हाउएवर innocent publication and distribution of some matter, fair and accurate report of judicial proceeding, fair and reasonable criticism of judicial acts, and comment on the administrative side of the judiciary do not amount to contempt. ये contempt नहीं है। हाँ जी बोलो। सर जो विटनेस हॉस्टाइल हुआ है वो जिसके प्रेशर में हुआ है उसके ऊपर भी कंटेम्प्ट नहीं होगा, उसके भी आईपीसी का कुछ लगेगा या वो कंटेम्प्ट? क्योंकि वो अबेटमेंट टू ऑफेंस है, उसके खिलाफ भी पर्चा होगा। और दूसरा, अब जैसे मैं पढ़ाते हुए कई बार किसी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को मैं बहुत बार होता क्रिटिसाइज करता हूं, तो क्या ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये एकेडमिक क्रिटिसिज्म है, इसको हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मानते हैं। क्लियर? तो अलाउड है, हम टीचर्स हैं, पढ़ाते हुए हम एक सुप्रीम कोर्ट जज के कंडक्ट के ऊपर भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक टीचर कहता है आजकल ज्यादातर कोर्ट्स टेनेंट लैंडलॉर्ड के मामलों में लैंडलॉर्ड फेवरिंग जजमेंट्स ही दे रही है आजकल कोर्ट्स। शायद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की टेंडेंसी है लैंडलॉर्ड फेवरिंग जजमेंट्स, ठीक है। अब ये तो एक तरह से पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं हम जुडिशरी पर, तो क्या ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? नहीं, ये हम कहते हैं फेयर कमेंट। दिस इज अ फेयर कमेंट। और कुछ हद तक ये सच भी है, क्योंकि फॉरेन कंपनीज जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया, ठीक है, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किए उसको लोग यहाँ ऑब्लाइज नहीं करते थे, इसलिए इस तरह जजमेंट आना जरूरी था। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। Yes. IPC is what exactly? I know it's the Indian Penal Code, but it falls under what? Which part of the Constitution, or what is No, it no, exactly? no. Wait. बच्चे सभी बच्चे सुन लो। एक बच्ची ख्वाहिश ने एक बेसिक क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सारे सुनो ध्यान से, सबको फायदा होगा। सुनो, पहले बात करते हैं हम लॉ के बारे में। सुनो, व्हाट एग्जैक्टली इज लॉ? लॉ क्या है? वो रूल्स जो कि स्टेट सेट करती है टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर, टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर, उसे हम कहते हैं लॉ। क्लियर? अब लॉ दो प्रकार के होते हैं। लॉ वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि सिविल लॉ, सिविल लॉ, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दो तरह के लॉ होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ, जनरल लॉ, स्पेशल लॉ, इस तरह से प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। द वर्ड लॉ कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज, ठीक है जी। तो पहले सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं। समझो, हम लॉ बनाते क्यों है?
ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने की, क्योंकि गलत काम करना इंसानी फितरत है। जो सही तरीके से नहीं मिलता उसको हम छीन लेने में विश्वास रखते हैं। समझ में आया? बच्चा अपना बीवी दूसरे की पता नहीं क्यों बेटर लगते हैं, What? ठीक है। दूसरे की थाली का लड्डू थोड़ा सा बड़ा पता नहीं क्यों लगता है, ठीक है। देन छीन के खाने का अपना मजा है, चुरा के खाने का अपना मजा है। शादी और मोबाइल के बाद हर कोई सोचता है थोड़ा रुकना चाहिए था, कुछ बेटर मॉडल मिल जाता। समझ में आया? लेकिन ये कोई नॉर्मल बात नहीं है ह्यूमन थिंकिंग की। इसकी वजह से रॉन्ग्स कमिट होते हैं। ये एक ऐसी सोच है जो कि सच है, ठीक है। हर किसी को लगता है बुद्धि मेरी किंतु किस्मत दूसरे की बेटर है। वैसे इंटेलिजेंट मैं हूं, दम मुझ में है, लेकिन उसकी किस्मत बड़ी अच्छी है यार, तभी वो ज्यादा कमा रहा है। समझ में आया? तो इस कारण से इस सोच की वजह से रॉन्ग्स कमिट होते हैं। मगर जो रॉन्ग्स है, गलत काम है, उसी को रेगुलेट करने के लिए हम लॉ बनाते हैं। और रॉन्ग दो तरह के हैं, एक होते हैं सिविल रॉन्ग और एक होते हैं क्रिमिनल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग से डील करने वाला लॉ सिविल लॉ, क्रिमिनल रॉन्ग से डील करने वाला लॉ क्रिमिनल लॉ। क्लियर? और आगे चलते हैं। अब सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में क्या फर्क है? क्रिमिनल रॉन्ग को हम क्राइम भी कहते हैं। क्लियर? सिविल रॉन्ग हमेशा अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन होता है और अगेंस्ट ग्रुप ऑफ पर्संस होता है। लेकिन जो क्राइम होता है वो हमेशा ही अगेंस्ट सोसाइटी होता है, अगेंस्ट समाज होता है। क्लियर? अगेंस्ट स्टेट होता है, अगेंस्ट गवर्नमेंट होता है, अगेंस्ट पब्लिक होता है। इसका एग्जांपल देता हूं, सुनो जी। हम बात कर रहे हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सिविल रॉन्ग एंड अ क्राइम। इनके बीच में क्या फर्क है समझो। एक्स ने वाई को 50,000 रुपए उधार दिया कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्लियर? एक्स ने वाई को 50,000 रुपीज का लोन दिया एक नया बिजनेस सेटअप करने के लिए। ओके, वाई ने बिजनेस सेटअप तो किया लेकिन घाटा हो गया। अब वो एक्स को पैसे रीपे नहीं कर पा रहा। ओके, अब एक्स जो है वो पैसे ले तो सकता है कोर्ट से। कैसे पैसे वापस लेगा? उसको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। समझ में आया? पर जो वाई ने किया, क्या वो क्राइम है? क्या उसकी इंटेंशन थी कि पैसे लेके वापस नहीं करूंगा? नहीं, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो ये जो वाई ने कमिट किया वो एक सिविल रॉन्ग है। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था एक्स से कि गिव मी ₹50,000, आई विल पे यू बैक 55,000 आफ्टर 1 ईयर। लेकिन बिजनेस में हो गया नुकसान, वो नहीं दे पाया 55,000। तो उसने कौन सा सिविल रॉन्ग किया है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो अब कौन जाएगा? एक्स जाएगा कोर्ट में और वो कहेंगे इसकी घर, इसी गाड़ी बेचो, वहां से पैसा आएगा 50,000 को। लेकिन बहुत लंबा रास्ता है, टाइम लगेगा। क्लियर? अब दूसरी तरफ एक आदमी था वाई, ठीक है। वाई हर रोज मंदिर जाता था, हर रोज कुछ दान भी करता था, सभी लोगों से बड़ा अच्छा मेल मिलाप रखता था। नया नया चंडीगढ़ में रहने के लिए आया था और उसने ए बी सी डी ई सबके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस बनाए और इससे 1 लाख उधार ले लिया, इससे 2 लाख, इससे 10 लाख, इससे 20 लाख, इससे 25 लाख। ठीक है, कि नया बिजनेस शुरू करना है। लेकिन कोई बिजनेस नहीं शुरू किया। समझ में आया? बस ऐसे ही एक दिन वो हो गया डिसअपियर, गायब हो गया, अपने बीवी बच्चों लेके भाग गया, सारा पैसे लेके उड़ गया।
अब दोस्ती की पहले, ठीक है, रिलेशंस बनाए और फिर पैसा उधार मांगा। अब ये एक क्राइम है, इसमें चीटिंग है। पहले केस में वाई जो था वो कह रहा था भाई मेरे पास है ही नहीं, कहां से दूं, ये स्कूटर खड़ा है, ये मोटरसाइकिल खड़ा है, ये मेरा घर है, ये बेच देता हूं ज्यादा। समझ में आया? यहाँ पर वाई गायब हो गया, ये चीटिंग की है उसने, क्योंकि उसकी पहले से इंटेंशन थी डिफ्रॉड करने की। उसने झूठ बोला, झूठ बोल के पैसे लिया, आई हैव टू स्टार्ट माय बिजनेस। समझ में आया? तो ये क्राइम है। अब मैं कहता हूं कि ये अगेंस्ट, दिस वाज अ रॉन्ग, सिविल रॉन्ग जो था, दिस वाज अ रॉन्ग अगेंस्ट एक्स, दिस वाज अ रॉन्ग अगेंस्ट whom? अगेंस्ट पब्लिक। अब दुनिया डरेगी, विश्वास नहीं करना किसी पे। ये नहीं, बीजो ट्रस्ट नहीं बोलेंगे इसको, बीजो ट्रस्ट कुछ और चीज होती है, लॉ में। समझ में आया? हो गया, समझो। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया जाता है थोड़ा सा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो चीज अलग है। लेकिन समझो, अब एक आदमी जा रहा था, कोई आदमी है आर, एक दिन रोड पर जा रहा है, रात का टाइम है, 7 तारीख है, सैलरी मिली है, उसकी जेब में है 40,000 रुपए। क्लियर? और उसी के दफ्तर में काम करने वाला एक और आदमी, उसे पता है कि आज इसको मेरे सामने सैलरी मिली है 40,000 रुपए। तो वो क्या करता है, ये बेचारा आराम से साइकिल चला के जा रहा था, वो पीछे से बाइक पर आता है और एक मिर्च का पाउडर की मुट्ठी उसके मुंह में मारता है, आंखों में मिर्ची चली गई, वो गिर गया और उसकी जेब से 40,000 निकाल के चला गया। इसको पता भी नहीं किसने मुझे लूटा। अब ये क्या हुआ? ये क्राइम हुआ है। हर कोई आदमी रात को अकेला उस रोड पे जब भी जाएगा डरेगा, जिसको पता है। समझ में आया? तो पूरा समाज डर गया। एक लड़की जा रही थी स्कूल से अपने घर और कोई मनचला लड़का उसको टच करके भाग गया। अब हर भाई, हर बाप, हर माँ डरेंगे, कल को हमारी बच्ची किसी को टच करके भाग गया तो। समझ में आया? तो ये क्राइम है, पूरा समाज डर रहा है, इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट पब्लिक। तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दो और घर बैठो। अब पुलिस का काम है, अपने आप पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी ये गलत काम किसने किया, पड़ोसियों की सीसीटीवी कैमरा देखेगी, ठीक है, और दोषी को ढूंढ निकालेगी और उस पर ट्रायल चलेगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी। मगर जो एक्स ने अपने दोस्त वाई को बिजनेस शुरू करने के लिए 50,000 रुपया उधार दिया था, उसमें एक्स की भी गलती है। उसको पहले देखना चाहिए था क्या बिजनेस शुरू करने जा रहा है, क्या वो बिजनेस में कोई रिस्क तो नहीं, आग लगने का, घाटा होने का। तो स्टेट इज नॉट रॉन्ग। यहां पर समाज, ये जो काम हुआ इसमें पुलिस क्यों नहीं खड़ी थी? हर चौराहे में पुलिस होनी चाहिए। समझ में आया? ओके, तो क्राइम को रोकना। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर जब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सर एक्स ने वाई से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उसको 50,000 रुपए दिए थे वाई को, और वाई ने बोला था कि वो 55,000 उसको देगा 1 ईयर के बाद। तो सर जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो केस है वो कोर्ट में जाएगा तो सर उसको 55,000 देने पड़ेंगे या फिर 50,000, क्योंकि इंटेंशन तो उसकी गलत नहीं थी। 55,000 देने पड़ेंगे प्लस कॉम्पनसेशन, और ज्यादा क्या देना पड़ेगा कि जितना टाइम लेट हो गया उसके ऊपर और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस कॉस्ट देनी पड़ेगी। कॉस्ट क्या होती है? एडवोकेट की फीस, एडवोकेट की फीस और फोटोस्टेट के खर्चे, केस करने का खर्चा, ये सब देना पड़ेगा, तीनों चीजें देनी पड़ती है। ओके, चले आगे। तो अब ये जो सिविल और क्रिमिनल समझ में आ गया। सिविल केस में जो एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी कौन सी पार्टी होती है? जिसके साथ गलत हुआ है। सिविल केस में एग्रीव्ड पार्टी को स्यू करना पड़ता है, जबकि क्रिमिनल केस में किसी भी मेंबर ऑफ पब्लिक, किसी भी आदमी को बस पुलिस को सूचना देनी होती है। जिसका मर्डर हुआ उसका खुद का पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं होती। जिसका मर्डर हुआ वो कैसे जाएगा? जाहिर सी बात, जिसने देखा मर्डर करने, जिसको सूचना मिली है वही जाएगा। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर एक रूल दूसरा लग जाता है। अब मान लो हमारा ये साथी है यश,
ठीक है। यश जो है इसकी शादी हुई, लड़की का नाम मिसेस यश, ठीक है, और शादी के 1 महीने के बाद उसने इसको डिजर्ट कर दिया, छोड़ के चली गई, ठीक है जी। तो यश का दोस्त कशिश इसके घर गया, दरवाजा खोला, भाभी गए, वो कहता वो तो चली गई, क्या ऐसे कैसे चलेगी? कशिश उसके और भी 4 दोस्त सारे जो आए, भाभी गए, कहता वो चली गई, सारे परेशान, सबकी रातों की नींद उड़ गई, भाभी कैसे चलेगी? और चक्के कशिश ने, जो देवर है वैसे तो उसका, कशिश ने केस कर दिया मिसेस यश पे, भाभी वापिस आओ। आप क्या गए, उसके घर जाना छोड़ो, उस गली में जाने का मन नहीं करता, अब तो मन ही नहीं लगता। अब क्या बताओ, कशिश केस कर सकता है मिसेस यश पे? कोर्ट ने पहले सर कर सकता है ना? नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहना है कि यार जब मियां बीवी राजी तो तुम कहां से आ गए मिस्टर काजी? समझ में आ गया? बीवी उसकी छोड़ के उसे गई, तुम्हें क्या दिक्कत है? सर भाभी गई ना। समझ में आया? यश खुश है अब हर रोज, ठीक है, कि जिस बेड पे सोता है उल्टा सीधा जैसे मर्जी लेटे, ठीक है, डांस करे, बीवी है नहीं, हर रोज बियर पी के सोता है। समझ में आया? पहले बीवी मारती थी, अब ऐश हो गई उसकी, पर दोस्त परेशान। तो सिर्फ वही आदमी केस कर सकता है जिसके साथ गलत हुआ है, ठीक है। अब यश ने पैसे उधार दिए किसी को, मिस्टर एक्स को, ठीक है, एक्स उसके पैसे नहीं वापस कर, और कशिश ने केस कर दिया एक्स पे, पैसे वापस कर मेरे दोस्त के। कर सकता है? नहीं कर सकता। समझ में? सिविल केस में एग्रीव्ड पार्टी ही स्यू करेगी, पर क्रिमिनल केस में कोई भी, और क्राइम के केस में पनिशमेंट मिलेगी। देखो सिविल केस में क्या होता है, केवल मिलेगा कॉम्पनसेशन, पैसा, हर्जाना, लेकिन वहां पर कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है प्लस पनिशमेंट भी मिल सकती है, फाइन भी लग सकता है, किस पर? रॉन्ग डूअर पे, क्राइम के केस में। क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ क्राइम एंड अ सिविल लॉ। ओके, और लॉ को कैसे कैसे बांटा जा सकता है? 2 तरह के लॉज होते हैं, एक होते हैं सब्सटेंशियल नहीं बोलेंगे, सब्सटेंटिव बोलना चाहिए, सब्सटेंटिव लॉज, सब्सटेंटिव और प्रोसीजर, 2 तरह के लॉज होते हैं। सब्सटेंटिव लॉ डिटरमिन करते हैं, बताते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं और आपकी लाइबिलिटीज क्या है, जबकि प्रोसीजरल लॉ बताता है क्या प्रोसीजर है ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दोज राइट्स एंड लाइबिलिटीज, समझ में आया? अब इस एग्जांपल देता हूं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। अब यश की शादी हुई मिसेस यश से, ठीक है जी, यश का मिसेस यश के साथ रहने का अधिकार है, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगल राइट्स। क्या कहते हैं? कॉन्जुगल राइट्स, साथ में रहने का अधिकार। क्लियर? और अगर छोड़ के चली जाती है इसकी पत्नी इसको, इसे हम कहते हैं इसकी पत्नी ने क्या किया है? डिजर्शन। और डिजर्शन के ग्राउंड पे, या फिर इसकी पत्नी इसको मारती थी, पीटती थी, उठा के मारती थी, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? क्रुएल्टी, फिजिकल क्रुएल्टी। 2 तरह की क्रुएल्टी होती है, फिजिकल भी होती है, मेंटल भी होती है। इसकी वाइफ हर रोज अपने नए नए बॉयफ्रेंड्स को लेकर घर पे आती थी, ठीक है, और बार बार कहती थी अच्छा तो मेरा पिछला बॉयफ्रेंड था। तो ये क्या है? मेंटल क्रुएल्टी। Even violence a crime movie.
यस, तो फिजिकल क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी और एक डिजर्शन, ये सब क्या है? ये है ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, ये है ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स। और डाइवोर्स के ग्राउंड्स है तो राइट पैदा हो गया। किसका राइट पैदा हो गया? यश का, डाइवोर्स लेने का। समझ में आ गया? और उसकी लाइबिलिटी पैदा होगी, शादी के साथ में रहना पड़ेगा, लाइबिलिटी है उसके लिए। ये समझ में आया? तो राइट्स और लाइबिलिटीज का जन्म सबस्टांटिव लॉज करते हैं, मगर अपने अधिकारों को पाएगा कैसे यश? वो चाहे तो आरसीआर का केस लगा सकता है कोर्ट में। आरसीआर क्या होता है? रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, रेस्टिट्यूशन वर्ड का मतलब होता है रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन, कि फिर से मेरी पत्नी मेरे साथ आके रहने लगे, ये उसका राइट बनता है, कॉन्जुगल राइट्स है उसके। तो इसकी एनफोर्समेंट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, अपनी वाइफ को स्यू करना पड़ेगा। और इसका प्रोसीजर, अपने राइट की एनफोर्समेंट का प्रोसीजर कहां दिया हुआ है? सिविल प्रोसीजर कोड, ये प्रोसीजर लॉ है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। समझो, अधिकार देगा सब्सटेंटिव लॉ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे इंडियन पिनल कोड। क्योंकि देखो, सब्सटेंटिव लॉज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिविल सब्सटेंटिव लॉज और क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉज। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब सिविल सब्सटेंटिव लॉज है। मगर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, ये सब क्या है? सती प्रोहिबिशन एक्ट, ये सब क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉज है जो बताते हैं ये गुनाह है, ठीक है, और इस पर आपकी ये लाइबिलिटी बनती है, फिर आपको 4 साल की कैद होगी। क्लियर? लाइबिलिटी है ना ये। पर उस लाइबिलिटी तक पहुंचाएगा कौन आपको? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। समझ में आया? सिविल राइट्स, सिविल लाइबिलिटीज की एनफोर्समेंट सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल लाइबिलिटीज की एनफोर्समेंट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये समझ में आ गया? यही नहीं, और भी कई प्रोसीजर लॉज होते हैं, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, 1872। ये सिविल भी है, क्रिमिनल भी है। सिविल केस में भी सबूत देखती है कोर्ट, क्रिमिनल केस में सबूत देखती है कोर्ट, पर ये है क्या? प्रोसीजर लॉ। फिर है लॉ ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन। अब लिमिटेशन क्या होता है? आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है सिविल में, ये क्रिमिनल में नहीं होता, सिविल में होता है, तो आपको टाइम से जल्दी से जल्दी कोर्ट जाना चाहिए। आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप कॉन्ट्रैक्ट से मुकर गए, आपने क्या किया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं हर्जाना ले सकता हूं, पर कितने समय के अंदर अंदर कोर्ट में जाना होगा? कोर्ट जाना होगा 3 साल। 3 साल क्या है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये क्या है? प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर बता रहा ना? समझ में आ गया? क्लियर? आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब एक और तरह से हम लॉ को बांट सकते हैं। ये देखो, एक होता है ऑर्डिनरी लॉ, एक होता है ऑर्डिनरी लॉ, एक होता है सुप्रीम लॉ। कौन सा लॉ? सुप्रीम लॉ। भारत का एक ही सुप्रीम लॉ है और वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन कहते क्यों है? मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं। You all very well know the meaning of the word constitute. वंशिका के अलावा बाकी बच्चे जवाब दें। वंशिका के अलावा बाकी बच्चे जवाब दें। Keeping in mind the meaning of the word constitute. Why constitution is called constitution? सारे लॉज एक ही बुक के अंदर कंस्टिट्यूट। गलत जवाब। कशिश ने बोला सारे लॉज एक ही बुक में है। कोई सारे लॉज एक बुक में नहीं है। आईपीसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप सुनो ध्यान से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
Partition is not a part of constitution. No, these laws are part of constitution. They only derive their authority. They derive their not authority, their constitutionality from the constitution. Their validity, they derive their validity from constitution. अब आप पूछो. मैं ये कहने लगा कि मेरी इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं बाकी चलो हिमांशु जवाब देगा. हिमांशु जवाब देगा. Keeping in mind the meaning of the word constitute, why constitution is called constitution? बताओ. सर कॉन्स्टिट्यूट का मतलब तो ये होता है कि सर जब मतलब कोई किसी चीज से अगर रिलेटेड हो. नहीं रिलेटेड तो नहीं पर होता. सर ये नहीं पता कि चाय है. चाय पिया आपने कभी? यस सर. दैट इज द नेशनल बीवरेज ऑफ द कंट्री. ठीक है. चाय में 4 चीजें होती है. दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती. तो these are the constituents of tea. This is the constitution of tea. तो constitute वर्ड का समझ में आ गया. Components comprising. Keeping in mind meaning of the word constitute, tell me why Constitution of India is called Constitution of India. वंशिका अभी जवाब नहीं देगी. जब मैं बोलूंगा तब बोलेगी वो. खुशी जवाब दो. गलत जवाब. खुशी Yes, sir. बोलो. खुशी. Sir, because I think it has all the provisions by which a state is formed and it is governed, and moreover it contains the duties of citizens as well as government. मजा नहीं आया. चलो हाँ जी आप बोलो. Maybe because ख्वाहिश. it constitutes for all citizens of the No. country. सर ऑल द लॉज माइट So the things which are necessary for the country. गुरसिदक बोल रहे हो. गुरसिदक Yes, sir. बोलो बच्चे बोलो. So the things which are necessary for the country of or the people. ना रॉन्ग. और बोलो. सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूशन से सारे सबको लॉज validity डिराइव होती है. तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब वैलिडिटी होता है? फिर कीपिंग इन माइंड मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूट, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट समझाना. अब वंशिका से पूछे. वंशिका जवाब दो. वंशिका क्लास में होना. वंशिका ओ गायब. गंदी बात. ठीक है. उसको लगा बेसिक्स का लेक्चर से पहले हो चुका है इसलिए उसको बोला हम लोग बताएंगे. चलो अब मैं बताता हूँ जवाब. सुनो ध्यान से. राम निवास जी कैसे हैं आप? राम निवास जवाब दो. हेलो राम निवास जी सर फाइन. जवाब दे. Because constitution is a supreme law of land. तो सभी लॉ इसके अंडर सभी लॉ पे सुप्रीम है सर ये. तो इसके अंडर ही काम करेंगे सभी. क्या हो गया? कीपिंग इन माइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूट बोला था. कॉन्स्टिट्यूट. अब मैं बताता हूँ. सुनो. हमारे जो कंट्री है इंडिया, इसकी जो गवर्नमेंट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ये वो डॉक्यूमेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सप्लेन करता है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हिच आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि इसमें लेजिस्लेचर होगा, जिसमें होगा लोकसभा, राज्यसभा सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर विधानसभा, विधान परिषद, और होगा एग्जीक्यूटिव सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर. सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके नीचे पीएम, उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. स्टेट लेवल पर कौन? गवर्नर, उसके नीचे सीएम, उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके नीचे नहीं बोलेंगे. और थर्ड ऑर्गन जुडिशरी. जुडिशरी में भी सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट और स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट. और एक और चीज होगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. वो 2 जगह होगी, रूरल और अर्बन.
अर्बन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रूरल में पंचायती राज, खत्म। ऐसे गवर्नमेंट के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करता है डॉक्यूमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताता है गवर्नमेंट के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सप्लेन हो रही है। समझ में आया? इज माय पॉइंट क्लियर? क्या मैं चलूं आगे? तो ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, और इसके अंदर सुनिए ध्यान से, आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या लिखा है? वो कहता है अगर कोई लॉ बनता है, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उस गलत लॉ को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। समझ में आया? तो इसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलते हैं इसको? जुडिशियल रिव्यू। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ये भी उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। इसकी वजह से हर लॉ को वैसे बनाना पड़ता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही हो। तो हम यहां पर आ गए, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करती है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉज। लॉज को लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स भी कह सकते हैं, प्लस जो अफसरों के ऑर्डर यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, दोनों तरह के, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, स्टेट गवर्नमेंट के भी। ओके, और एग्जामिनेशन पर अगर ये पाया जाए कि एक ऑफिसर ने अपनी ताकत या अपनी पावर से बाहर जाके कोई ऑर्डर पास किया है, तो उसको इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड यानी कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अब वॉइड वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? हैविंग नो लीगल इफेक्ट्स, जिसके कोई लीगल इफेक्ट्स ना हो उसे हम कहते हैं वॉइड, और जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड हो उसे हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो, ये क्या है? वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज। ओके, और आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो नल एंड वॉइड है वो एनफोर्स नहीं हो सकता क्योंकि उसका कोई लीगल इफेक्ट तो है ही नहीं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, संविधान में लिखी किसी बात के अगर दो मतलब हैं तो किस मतलब को सही समझा जाएगा? कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी एपलेट जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत, अपनी एपलेट जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट बन जाती है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि मैंने आपको नोट्स में ये अलग पॉइंट बना के दे दिया, लेकिन ज्यादातर बुक्स में 7th पॉइंट अलग से नहीं दिया होगा, इंप्लाइड है। एपलेट में हमने 3 हेड्स पढ़े थे, अपील इन सिविल मैटर्स, अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की अपील का फैसला सुनाते हुए फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है। अब इंटरप्रिटेशन वर्ड का क्या मतलब है? एक बात का मतलब निकालना, इस बात का मतलब क्या निकलता है? क्या? हाउ यू इंटरप्रेट इट, हाउ यू अंडरस्टैंड इट, हाउ यू कॉम्प्रिहेंड इट। ओके, द सुप्रीम कोर्ट is the ultimate interpreter of the constitution. It can give final version to the spirit and content of the provisions of constitution and the verbiage used in the constitution. Verbiage, जो verbs use हो रहे हैं उसका मतलब क्या निकल रहा है, इंटेंशन क्या थी लॉ मेकर्स की, वो देखी जाती है इसमें। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कई प्रकार के सिद्धांत गाइड करते हैं, डॉक्ट्रिन्स गाइड करती है। ठीक है, और अप्लाई करती है सुप्रीम कोर्ट उन डॉक्ट्रिन्स को जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है। ये डॉक्ट्रिन्स एक नहीं कई हैं, आपके सामने है 13 डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी, सिवियरेबिलिटी वर्ड सिवियर से बना है, यानी सेपरेट से बना है। क्लियर? अगर कोई लॉ ऐसा बना है जिसमें कई सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ सेक्शन 5 और 6 फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है,
तो पूरे लॉ पर कांटा नहीं मारा जाएगा, पूरे लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, इतने इतने पोर्शन को सेपरेट कर दिया जाएगा, सिर्फ इसी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे, ना कि पूरे लॉ को। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, कि पहले देखेंगे क्या इतना इतना पोर्शन अलग हो सकता है, पर इतना इतना पोर्शन अलग नहीं हो सकता तो नहीं करेंगे, फिर पूरे लॉ को नल एंड वॉइड कर देंगे, पर लोगों के मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स की वॉल्यूशन नहीं होने देंगे। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, क्या एक इंसान अपने अधिकारों को खुद छोड़ सकता है, कि मैं खुद अपने अधिकार छोड़ना चाहता हूँ, हाँ छोड़ सकता है, पर क्या कोई अपने मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट 3 में दिए हैं, क्या उनको भी छोड़ सकता है? नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल है, उनको नहीं कोई छोड़ सकता। ये मैं फिर कभी किसी और लेक्चर में आपको डिटेल में कराऊंगा, सॉरी डॉक्ट्रिन्स, ठीक है जी, तभी आपको मजा आएगा, क्योंकि सेवरेबिलिटी और एक्लिप्स आर्टिकल 13 के साथ करनी चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस और पिथ एंड सब्सटेंस और कलरेबल लेजिस्लेशन, ये तीनों कहां करनी चाहिए? सेंटर स्टेट रिलेशंस के चैप्टर में, ठीक है जी। और चलते हैं आगे, और फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में होना चाहिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का। तो जहां जहां जिस चैप्टर में जो जो डॉक्ट्रिन आएगी मैं करवाता जाऊंगा, ओके। फिर अदर पावर्स, इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट की कई पावर्स बनती हैं, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, क्लियर। ये हम कल के सेशन में करेंगे, अदर पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ ही हमारा सुप्रीम कोर्ट का मेन काम तो सारा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसके एंसिलरी टॉपिक्स उठा लेंगे, क्लियर। आपके हार्डली 1, 2 या 3 सेशंस पे खत्म कर देंगे हम सुप्रीम कोर्ट को। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, कोई कुछ पूछना चाहता है? May I end the class?